आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जैसा कि इसके अंतर्गत टोटल भागीदारी अधिनियम के 50 ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए एक एक नंबर करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं और तैयार करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कारोबार के अंतर्गत शामिल होता है। तो कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार आता है, उपजीविका और वित्तीय आती है कारोबार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 है, भागीदार कौन होता है? तो सभी के द्वारा या सभी की ओर से या किसी एक द्वारा चलाए जा रहे कारोबार में लाभांश प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति भागीदार कहलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्म के, ये कर्म नहीं, यहाँ फर्म होना चाहिए। फर्म के क्या करें कि फर्म के कृत्य के लिए भागीदार का दायित्व क्या होता है? तो कह रहे हैं कि किसी भी फर्म के कृत्य के लिए भागीदार का जो दायित्व है वह संयुक्त दायित्व और पृथक दायित्व दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत जो अधिनियमित किया गया, इसको बनाया गया, वह कब बनाया गया? तो 8 अप्रैल 1932 को भारतीय भागीदारी अधिनियम को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में कुल कितने अध्याय और धाराएं और अनुसूचियां दी गई हैं? तो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत टोटल 8 अध्याय, 74 धाराएं और 2 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 69 कब लागू हुई? धारा 69 1 अक्टूबर 1933 को लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर व्यक्तियों को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? करें कि पर व्यक्ति को जो परिभाषित किया गया है वह धारा 2D में पर व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, धारा 4 के अंतर्गत किसको परिभाषित किया गया है? तो धारा 4 के अंतर्गत भागीदारी फर्म और फर्म का नाम और भागीदार को परिभाषित किया गया है। अर्थात धारा 4 के अंतर्गत 3 परिभाषाएं जो दी गई हैं वो भागीदार को परिभाषित किया गया है, फर्म को परिभाषित किया गया है और भागीदारी फर्म के नाम को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भागीदार का संबंध संविदा से उद्भूत होता है या संविदा से उत्पन्न होता है, परिस्थिति से नहीं। यह किस धारा में वर्णित है? तो यह धारा 5 में वर्णित है। धारा 5 में कहा गया है भागीदारी का संबंध संविदा से उद्भूत होता है, परिस्थिति से नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वाद में कहा गया कि संयुक्त परिवार का कर्ता, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे कर्ता होगा। किस वाद में कहा गया कि संयुक्त परिवार का कर्ता फर्म का भागीदार नहीं बन सकता? यहाँ पे कर्ता छूट गया है, नहीं बन सकता। तो वेंकटेश्वर बनाम प्रभु के वाद में कहा गया कि संयुक्त परिवार का कर्ता फर्म का भागीदार नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11, भागीदारी अधिनियम की कौन सी धारा भागीदार के अस्तित्व के बारे में बताती है? तो धारा 6 क्या करती है? धारा 6 भागीदार के अस्तित्व के बारे में वर्णित करती है, बताती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, इच्छाधीन भागीदारी क्या करें कि इच्छाधीन भागीदारी किस धारा के अंतर्गत परिभाषित की गई है या बताई गई है? तो धारा 7 में इच्छाधीन भागीदारी को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भागीदारी को इच्छाधीन भागीदारी तब माना जाता है जब भागीदार की क्या, जब भागीदारी की अवधि का उपबंध न हो, अर्थात उसके किसी टाइम पीरियड का उपबंध नहीं किया गया कि वह भागीदार इतने समय तक रहेगा।
उसका कोई समय निश्चित नहीं रहता, उसे इच्छाधीन भागीदारी कहते हैं या भागीदार कहते हैं। दूसरा है जब भागीदारी की समाप्ति का उपबंध न हो, अर्थात उसके टाइम पीरियड कोई निर्धारित न हो कि भागीदारी को कब समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं? करें कि निष्क्रिय साझेदार उसे कहते हैं ऐसा साझेदार जो न तो क्रियाशील होता है और न ही ऐसे साझेदार को बाहरी लोग जानते हैं, ऐसे साझेदार को निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विशिष्ट भागीदारी का प्रावधान किस धारा में किया गया? तो विशिष्ट भागीदारी का प्रावधान धारा 8 में है। क्वेश्चन नंबर 16 है सद्भावना का सिद्धांत किस धारा में समाहित है? सद्भावना का सिद्धांत धारा 9 के अंतर्गत समाहित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि कोई भागीदार फर्म की संपत्ति को अपने स्वयं के लिए प्रयोग में लाता है तो उसके लिए कौन दायित्व उत्पन्न होगा? जब कोई फर्म का भागीदार फर्म की संपत्ति का स्वयं के लिए प्रयोग करता है तो उसके लिए दीवानी दायित्व उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 है किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि भागीदारों के अधिकार और कर्तव्यों का उदाहरण भागीदारों के भी संविदा के द्वारा होगा? इसमें भागीदारों के द्वारा जो संविदा की जाएगी उसी के द्वारा भागीदारों का अधिकार और कर्तव्य धारित किया जाएगा। धारा 11 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है भागीदारी की दशा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? किसी भागीदारी के निर्माण के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। भागीदारी के निर्माण के लिए कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है और भागीदारी के लिए अधिकतम जो सदस्य होते हैं 20 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से अगर कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 2 कंपनियां होती हैं। तो पब्लिक कंपनी के लिए जो सदस्यों की आवश्यकता होती है, पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सदस्य होते हैं और अधिकतम सदस्यों की संख्या इनफाइनाइट अर्थात निश्चित नहीं है, कितने भी हो सकती है। और उसी प्रकार से प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 200 सदस्य प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। लेकिन भागीदारी में कम से कम 2 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी फर्म के भागीदार में आवश्यक किसके लिए उत्तरदायी नहीं होता? करें किसी फर्म के भागीदारी में आवश्यक नहीं, यहाँ पे अवयस्क है। अवयस्क क्या करें कि अवयस्क, यहाँ पे अवयस्क है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, अवयस्क। तो कहा जा रहा है किसी फर्म के भागीदारी में अवयस्क का किसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो अवयस्क जो है फर्म के कार्यों के लिए अवयस्क व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता। टाइपिंग मिस्टेक है, आवाज़ नहीं या अवयस्क होगा। करें कि अवयस्क फर्म के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है किस वाद में कहा गया कि स्त्री धन पति द्वारा कारोबार में लगा देने से भागिता स्थापित नहीं होती अर्थात भागीदारी उत्पन्न नहीं होती? प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22 है 22 कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिन्होंने भागीदारी कर ली है उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से कोई कार्य करने के लिए कलेक्ट होता है तो उसे फर्म कहते हैं और उन सभी व्यक्तियों को सिंगल रूप से भागीदार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है किस धारा में कहा गया कि भागीदार फर्म के अभिकर्ता होते हैं? धारा 18 के अंतर्गत। जैसा कि भागीदार फर्म के अभिकर्ता होते हैं, फर्म की तरफ से कार्य करते हैं, धारा 18 में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है भागीदारी
के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भागीदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या कोई निगम भागीदारी की संविदा कर सकता है और एक फर्म का भागीदार बन सकता है? तो यह कथन सत्य है कि कोई भी भागीदार भागीदारी की संविदा कर सकता है और किसी भी फर्म का सदस्य बन सकता है या किसी फर्म का भागीदार बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भागीदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा फर्म के कार्यों के लिए भागीदारों के दायित्व के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 25 जो है फर्म के कार्यों के लिए भागीदारों के दायित्व के बारे में प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे प्रदर्शन के नाम से पूछा जाए, चाहे व्यपदेशन के नाम से पूछा जाए, चाहे होल्डिंग आउट के नाम से पूछा जाए, तीनों सिद्धांत एक ही है। व्यपदेशन, प्रदर्शन, होल्डिंग आउट का सिद्धांत किस धारा में समाहित है? तो यह धारा 28 के अंतर्गत व्यपदेशन, होल्डिंग आउट या प्रदर्शन का सिद्धांत समाहित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी अवयस्क को भागीदारी में किस धारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है या प्रवेश दिया जाता है? जो कोई अवयस्क है, माइनर है, उसे भागीदारी अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत भागीदारी में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यह कथन किसका है कि ख्याति का वर्णन करना तो बहुत आसान है लेकिन इसकी परिभाषा करना बहुत कठिन या इसको परिभाषित करना बहुत कठिन? लॉर्ड मैग्नाटन ने कहा था, यह परिभाषा लॉर्ड मैग्नाटन की है। लॉर्ड मैग्नाटन ने कहा था कि ख्याति का वर्णन करना तो बहुत आसान है लेकिन इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है। यह कथन लॉर्ड मैग्नाटन का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस वाद में कहा गया कि भागीदारी फर्म भागीदारों से अलग कोई भी अधिकारी नहीं? कहा गया है कि भागीदारी का क्या कहा गया कि भागीदारी फर्म के क्या करें कि भागीदारी फर्म के भागीदारों से अलग कोई भी अधिकार नहीं होता। यह द्वितीय चंद लक्ष्मी नारायण बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय भागीदारी अधिनियम में न्यायालय द्वारा विघटन के कितने आधार बताए गए हैं? तो न्यायालय के द्वारा विघटन के 7 आधार बताए गए हैं। भागीदारी को विघटित करने के 7 आधार न्यायालय के द्वारा बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, जिसमें कहा गया कि भारतीय भागीदारी अधिनियम की कौन सी धारा मृत भागीदार की संपदा के प्रावधान से संबंधित है? तो धारा 35 मृत भागीदार की संपदा से संबंधित है। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लेवल के लिए गए हैं। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करना ज़रूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी सहपाठियों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कराएं जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। करें भागीदारी की धारा 30 सब क्लास 5 के अंतर्गत भागीदारी के लाभों के लिए सम्मिलित किया गया एक नाबालिग अपने विकल्प का प्रयोग कब कर सकता है कि वह भागीदारी में बना रहना चाहता है या उसे छोड़ देना चाहता है? तो भागीदारी अधिनियम के धारा 30 खंड 5 के अंतर्गत यह बंद किया गया है कि जब कोई अवयस्क बालिग हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वह उसके 6 महीने के भीतर यह निर्णय ले सकता है कि वह भागीदारी में बना रहना चाहता है या उसे छोड़ देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाऊ बनाम कारवर का वाद किससे संबंधित है? तो जो बाऊ बनाम कारवर का वाद है यह व्यपदेशन के सिद्धांत पर संबंधित है। ध्यान देना है, बाऊ बनाम कारवर का वाद किस पर है? तो यह
व्यपदेशन के सिद्धांत पर आधारित है? बाउ बनाम कार्वर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 35 है, फर्म के विघटन की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो करें कि फर्म के विघटन की परिभाषा धारा 39 के अंतर्गत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, करार द्वारा विघटन किस धारा में दिया गया है? तो करें कि करार द्वारा विघटन धारा 40 के अंतर्गत दिया गया है। करार द्वारा विघटन के बारे में जो प्रावधान किया गया भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत वह धारा 40 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर यह है कि फर्म का न्यायालय द्वारा विघटन किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? तो फर्म का न्यायालय द्वारा विघटन धारा 44 के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 38 क्वेश्चन नंबर है, करें कि विघटन के पश्चात गुडविल का विक्रय किस धारा में दिया गया है? तो धारा 55 के अंतर्गत विघटन के पश्चात गुडविल के विक्रय के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वह धारा 55 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, करा कि भागीदारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो भागीदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 40 करें कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 कितने भागों में लागू हुई? तो भागीदारी अधिनियम 1932 दो भागों में लागू होती है। पहला भाग 1 अक्टूबर 1932 को लागू होता है। उसके बाद दूसरा जो भाग है, दूसरे भाग के अंतर्गत सेक्शन 69 है जो कि 1 अक्टूबर 1933 को लागू होती है। तो इस प्रकार से भारतीय भागीदारी अधिनियम दो खंडों में लागू होती है, दो भागों में लागू होती है। पहला भाग 1 अक्टूबर 1932 को लागू होता है, दूसरा भाग 1 अक्टूबर 1933 को धारा 69 के अंतर्गत लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, करें कि भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व का उपबंध कहाँ दिया गया है? तो धारा 13 के अंतर्गत क्या? धारा 13 के अंतर्गत भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फर्म की संपत्ति के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? जो फर्म की संपत्ति है उसके बारे में धारा 14 में बताया गया। फर्म की संपत्ति के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया? करें कि फर्म की संपत्ति के बारे में प्रावधान धारा 14 के अंतर्गत अर्थात 14 के अंतर्गत फर्म की संपत्ति के बारे में प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, भागीदारी अधिनियम की कौन सी धारा फर्मों के, यहाँ पे फलों नहीं बल्कि फर्मों, भारतीय भागीदारी अधिनियम की कौन सी धारा फर्मों के नाम रखने पर प्रतिबंध लगाती है? तो धारा 58 फर्मों के नाम रखने पर प्रतिबंध लगाती है, जैसे क्राउन, सम्राट, इस तरह के, क्वीन, इस तरह के जो नाम है कोई भी फर्म ऐसे नाम नहीं रख सकती। यह धारा 58 के अंतर्गत ऐसे नामों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहे हैं कि भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार के भागीदार बताए गए? तो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत 8 प्रकार के भागीदार के बारे में प्रावधान किया गया है कि भागीदार 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 है, कृतित्व, गुडविल, कृतित्व को क्या कहते हैं? करें कि कृतित्व, हिंदी में इसको गुडविल, हिंदी में कृतित्व, इंग्लिश में गुडविल, इससे संबंधित कौन सा वाद है? तो ट्रैगो बनाम हिल का वाद है। ट्रैगो बनाम हिल का वाद कृतित्व, गुडविल पर है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
भागीदारी की कौन सी धारा के अंतर्गत आपातकालीन प्राधिकार, इसको ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपातकालीन प्राधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया? धारा 21 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 47 है, भागीदारी की किस धारा के अंतर्गत भागीदारी का सभी सदस्यों की सहमति से विघटन किया जा सकता है? तो धारा 40 के अंतर्गत भागीदार को सभी भागीदारों की सहमति से उसका विघटन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहे हैं कि व्यपदेशन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो व्यपदेशन का सिद्धांत विबंध पर आधारित है। व्यपदेशन का सिद्धांत, होल्डिंग आउट का सिद्धांत यह विबंध पर आधारित है। व्यपदेशन का सिद्धांत धारा 28 में है। अगला क्वेश्चन है 49, करें कि भागीदारों के निष्कासन के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया? धारा 33 के अंतर्गत। क्या? धारा 33 के अंतर्गत भागीदारों के निष्कासन के बारे में प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, करें कि फर्म का, यहाँ पे मिस्टेक, करें कि फर्म का क्या? फर्म का अनिवार्य विघटन क्या है? करें कि फर्म का अनिवार्य विघटन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो फर्म का अनिवार्य विघटन धारा 34 के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में भागीदारी अधिनियम 1932 के टोटल 50 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाएंगे। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य के साथ। धन्यवाद।